नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स और उनका कॉज और उनका इफेक्ट। इन दो चीज़ों को हम करते हैं एनालाइज। क्या कॉज है इन फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इवेंट्स का, क्या है ये इवेंट्स और इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर और हमारे जेब पर स्पेशली क्या पड़ता है। तो यहाँ पे आप करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जान सकते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्पेशली बहुत अच्छी चीज़ें आप जान सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। अर्ली बर्ड्स Q2 प्रॉफिट सोर्स टॉप लाइन अ वरी। अब यहाँ पे ये हेडलाइन देख के ही कई लोगों का सर घूम गया होगा कि ये क्या लिखा है, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ है। आगे हम इसे डिस्कस करते हैं आर्टिकल को तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ अर्ली बर्ड कंपनीज, मतलब अर्ली बर्ड कंपनीज वो है यहाँ पे जिन्होंने पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, क्वार्टरली रिजल्ट। हर एक लिस्टेड कंपनी को इंडिया में हर क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर पे उन्हें रिजल्ट्स डिक्लेयर करने होंगे। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, हर 3 महीने पे आते हैं ये। तो यहाँ पे जिन्होंने भी डिस्क्लोज किया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूड स्लो डाउन दिख रहा है इनके रेवेन्यू में। तो जितनी भी कंपनी के अभी आए हैं रिजल्ट्स इंडिया में, यहाँ पे स्लो डाउन दिखा। अब इसके रीजंस क्या है और कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां पे ये बहुत ज्यादा स्लो डाउन है। सबसे पहले देखा गया कि सिवियर है मैन्युफैक्चरिंग में और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। जैसे बैंक्स और अदर फाइनेंशियल कंपनीज है, ये तो अपना ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम, जो इनका इंटरेस्ट का इनकम था, ये तो डबल डिजिट से बढ़ गया, ठीक है, सितंबर क्वार्टर में। लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से कम था, पिछले क्वार्टर में ज्यादा बेटर था इससे। कंबाइंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखिए 213 अर्ली बर्ड कंपनीज जिनका रिजल्ट आया, ये 21.8% बढ़ा है, जो कि काफी अच्छा है। 96,348.5 करोड़ बढ़कर हो गया है सेकंड क्वार्टर में। कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कंबाइंड अर्निंग्स बढ़ा था 23.6 पिछले क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अप्रैल जून का इस तरीके से देखें तो आपको 9.4% का इंक्रीमेंट दिखता है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, ठीक है। और यहाँ पे कंबाइंड डेटा हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इससे ना हमें कंट्री की इकोनॉमी के बारे में काफी पता चल रहा है, राइट। 213 कंपनीज का जो रिजल्ट आया अभी, अगर उनका ग्रोथ लेट से बहुत ही अच्छा आया तो मतलब ऑफ कोर्स इंडिया में कंजम्पशन अच्छा हो रहा है, सेल्स बढ़िया हो रही है कंपनीज की। तो एक इकोनॉमी का जो हेल्थ है और कंज्यूमर्स का हेल्थ है, ये इसके बारे में भी काफी कुछ बताता है। और कंपनीज के हेल्थ के बारे में तो सब कुछ ही हमें इससे पता चलता है। तो इनका कहना है जो डिमांड इन्वायरमेंट है इंडियन इकोनॉमी में, ये भी बहुत वीक है। इनका ये मानना है कंपनीज अक्रॉस सेक्टर जो है स्ट्रगल कर रही हैं ग्रो करने के लिए अपना सेल्स वॉल्यूम और रेवेन्यू। ये किसका कहना है? ये कहना है धनंजय सिन्हा जी का, जो कि एक हेड रिसर्च है इक्विटी स्ट्रैटेजी में सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटी। और ये स्लो डाउन इनके हिसाब से, ठीक है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेगमेंट से ग्रो कर रहे हैं थैंक्स टू हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कंस्ट्रक्शन जैसे कि सड़कें बन रही है, हाईवेज बन रही है, ये सब हो रहा है। लेकिन जो कंज्यूमर वाले सेगमेंट है, जैसे कि नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर की यहाँ शायद बात होगी, जहाँ कंजम्पशन से ग्रोथ होती है, ठीक है, ये लिमिटेड है। अब इसका जो इम्पैक्ट है ये लिमिटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो कैपिटल स्पेंडिंग है ये सिर्फ 8% ही है कंट्री की जीडीपी का। तो कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ होगा, लेकिन जरूरी नहीं है इससे हर जगह ग्रोथ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चार्ट भी यहाँ पे दिखाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ऑल फर्म्स एक्स BFSI फर्म, तो ये BFSI यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी है आपके हिसाब से? बैंक्स, नॉन बैंकिंग, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड इंश्योरेंस फर्म्स, जिनका चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। प्रॉफिट का स्टिल स्ट्रॉन्ग और रेवेन्यू ग्रोथ लूजिंग स्टेम, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं BFSI कंपनीज और एक्स BFSI कंपनीज और ऑल फर्म्स, ठीक है। तो इस तरीके से स्लो डाउन का एक मैसेज आ रहा है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये भी इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन लोगों के लिए। देखिए दो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो जो इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे जो इस वक्त IT सेक्टर में शायद जॉब आगे ढूंढना चाहते हैं या अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। विप्रो यहाँ पे बेट कर रहा है बहुत ही बिग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये न्यूज़ सबको पता होगी, हर कंपनी कर रही है, राइट। इनका ये मानना है कि AI को एम्बेड करेंगे सारे सॉल्यूशंस में इन 6 मंथ्स। तो अगले 6 महीने में 100% जो उनके सॉल्यूशंस और ऑफरिंग्स है वो AI एम्बेडेड होंगे। तो इनका क्या मानना है, इनका जो मोटो है वो है AI फर्स्ट। हर एक प्रैक्टिस, हर एक सर्विस लाइन में ऑर्गेनाइजेशन के AI अब होगा, ये कहना है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है विप्रो के, उनका। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट अपटिक दिखा है विप्रो में, ठीक है। अगर नंबर ऑफ AI लेड डील्स देखें, क्योंकि इनको जो डील्स है US से, यूरोप से, वो AI में काफी ज्यादा मिल रही है, राइट। और इन्होंने लास्ट डील साइन की वर्थ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 1.3 बिलियन, हाईएस्ट पीरियड पिछले 9 क्वार्टर्स में, ठीक है। तो
यहाँ पे आईटी मेजर ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने परसेंटेज ऑफ डील्स जो एआई वाले थे, लेकिन उनको कहा कि जो बिटवीन द दिस क्वार्टर प्रीवियस जो नंबर ऑफ एआई वाले डील्स हैं ये डबल हो चुके हैं। तो ग्रोथ 100% ऑलरेडी हो चुकी है सिर्फ एआई के फील्ड में अगर आप देखें स्पेसिफिक, और जो स्पीड है जिससे आगे प्रोग्रेस कर सकता है ये रिमार्केबल है। तो करेंटली विप्रो के साथ, यहाँ तो विप्रो की बात हो रही है, लेकिन आप जितने भी कंपनीज को देखें यहाँ पे हर जगह पे एक इनका गोल बन चुका है कि किसी तरीके से मैं जो टैलेंट पूल है उसे भी ट्रेन करना है एआई के लिए, और एआई को इंटीग्रेट करना है हर एक जगह। तो चाहे कंपनी की एचआर हो या एग्जीक्यूशन हो या कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पे एआई पार्शली फुल्ली किसी भी तरीके से कितना भी एम्बेड होना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए। देखिए न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया जनरेटिव एआई पर, ठीक है, पार्टनरशिप विद आईआईटी दिल्ली, और यहाँ पे R&D हब होगा ये इनका, जहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस बिल्ड करेंगे यूजिंग एआई, मशीन लर्निंग और अदर टेक्नोलॉजीज। तो इनका ये कहना है कि फुल्ली अब ये पूरा आर्सेनल प्रिपेयर करना चाहते हैं एआई के लिए। तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो आप मान के चलिए बाकी कंपनीज भी ऐसा ज़रूर कर रही होंगी, ठीक है। तो ज़रूर अगर आप लेट्स से स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं तो बी कॉशियस कि हाँ ठीक है, आप एटलीस्ट इस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज हो। आप कहीं आपकी जो जॉब्स हैं वो तो यहाँ रिप्लेस नहीं हो रही, आपको ये भी देखना होगा, नए स्किल्स लेने होंगे अगर आपको आगे जॉब करनी है। और इसी से रिलेटेड मैं अगला आर्टिकल लाया हूँ, बिल्कुल दोनों कंबाइन करके आप पढ़ सकते हैं। IT firms give campus hiring a miss for FY25. They may consider visiting campuses only after March quarter. तो जो कैंपस हायरिंग है बहुत ही फीबल हो गया है, ठीक है, इंडिया में, मतलब वीक हो गया है आईटी सेक्टर में स्पेशली अगर आप देखें। तो यहाँ पर क्या है, इशू क्या है, बिकॉज कंपनीज बैटल मैक्रो अनसर्टेनिटीज। मैक्रो लेवल पे आईटी कंपनीज के लिए बहुत अनसर्टेनिटीज है, मतलब अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उनको बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे। एआई में दिख रहे हैं लेकिन ओवरऑल नहीं दिख रहे। तो इसी वजह से हायरिंग भी जो है वो ऑल टाइम लो पे चल रही है। अगर आप देखिए नंबर हाइड इन FY24 इज एट ऑल टाइम लो। आईटी मेजर्स जो हैं ये कैंपस ही नहीं जा रहे हैं जॉब ऑफर्स देने के लिए FY25 फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑनगोइंग प्लेसमेंट सीजन जो है टेक यूनिवर्सिटीज में ये इसे मिस करने वाले हैं, नहीं जा रहे हैं वहां पे। और वो कह रहे हैं कि हम जनवरी टू मार्च क्वार्टर जो होगा अगला तब जाएंगे। और एक रीजन जो एचआर एक्सपर्ट्स ने दिया और प्लेसमेंट हेड्स ने कि 2023 बैच जो होगा ये स्टिल अवेलेबल है प्लेसमेंट के लिए, और वैसे 2024 बैच जो है वो भी अवेलेबल होगा लार्ज नंबर्स में। तो इनको अवेलेबिलिटी की अब कमी नहीं रही। एक जो कह सकते हैं क्रंच था लोगों का कि हाँ ठीक है ज़्यादा लोग नहीं है आईटी प्रोफेशनल्स के और ज़्यादा डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं है, वो अब धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है यहाँ पे। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ये सप्लाई अच्छी खासी हो गई है। तो अगर आप इन्फोसिस और विप्रो का केस लें, विप्रो ने कहा है कि वो ऑनर करेगा एग्जिस्टिंग कैंपस ऑफर्स, ठीक है, और नए कैंपस हायरिंग के लिए जाएगा ही नहीं इस साल। और इन्फोसिस ने कहा कि क्योंकि इसने बहुत ही लार्ज नंबर्स में 23 में हायर किया था तो ये अवॉइड करेगा कैंपस दिस ईयर, और हर क्वार्टर सिचुएशन को मॉनिटर करता रहेगा। तो किसी क्वार्टर अगर लगा कि हाँ नहीं मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक जो है बहुत अच्छा हो गया है, क्लाइंट्स आ सकते हैं, तो वो हायरिंग करना शुरू करेगा। तो जो कॉलेजेस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड ने जिससे बात की, उन्होंने कहा कि जो कुछ इंडियन आईटी सर्विसेज फर्म्स हैं उन्होंने कहा कि वो कैंपसेस आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कब आएंगे, ठीक है। तो जो अपशॉट है दैट इज स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन 2025, इनके पास और ऑप्शंस होंगे जितने 2024 वालों के पास हैं उससे। तो यहाँ पे आप देखिए अगर चेंज इन हेड काउंट देखेंगे, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं टीसीएस में माइनस, और ये देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है 24 है, और ये जो ऑरेंज में दिख रहा है ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 पिछले क्वार्टर 523 लोग हायर हुए थे, 6500 कम हो गया हेड काउंट इनके। वैसे ही पिछले इसमें देखेंगे हेड काउंट देखिए कम होते दिख रहे हैं आपको लोग। तो एट्रिशन देखिए, एट्रिशन भी अगर आप देखिए Q1 में कितनी ज्यादा थी, Q2 में कम हो गई यहाँ भी। तो अब लोग जॉब्स भी नहीं छोड़ रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है कि नहीं हो सकता है दूसरी बेटर जॉब्स, बेटर ऑप्शंस उनके लिए है ही नहीं। तो इसीलिए अब जो उनके पास जॉब्स है वो वहीं रुक रहे हैं। और एट्रिशन का मतलब ये होता है कि कितने लोग आपका जॉब जो है आपकी कंपनी का वो छोड़ कर जा रहे हैं, कितने लोग रिजाइन कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं आपकी कंपनी से। तो ये होता है एट्रिशन परसेंटेज। तो 17.8% लोग जहां पहले जा रहे थे अब ये 14.9% हो गया। हर जगह देखिए अब ये डाउन ट्रेंड दिखेगा आपको हर एक कंपनी में। तो यहाँ पे 30 to 40% डिक्लाइन हो गया आईटी हायरिंग में विज़ावी कोविड लेवल से, और 15 to 20 डेज डिले है अगर कैंपस प्लेसमेंट सीजन को आप देखें। तो कंपनी जो है मार्च क्वार्टर के बाद ही क्लियर करेंगी कि क्या कितना वो प्रोजेक्शंस हैं उनके हायर करने के। तो एक्सेंचर जो एक इकलौती आईटी फर्म है जिनका मैंडेट है टू हायर फ्रॉम कैंपसेस, तो ये रिक्रूट करने के लिए सोच रहे हैं 18,000
एम्प्लॉयज। तो दिस इज अ गुड न्यूज़, दिस इज अ सिल्वर लाइनिंग। लेकिन यहाँ पे बाकी जो है आप देखेंगे तो एक तो एआई एक इशू है और उल्टा एक दूसरा इशू है मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है एज एन इन्वेस्टर, एज अ स्टूडेंट, ठीक है, या फिर एज एन एम्प्लॉय। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।